मोहतरम नाजरीन और अज़ीज़ तलबा व तालबात, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। मैं महबूब पाशा, आला दर्जाती आला इब्तदाई मदरसा उर्दू कल्लूर तालुका मानवी ज़िला रायचूर से आज इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ बच्चों, सबसे पहले आप सब अपने करीब एक नोटबुक, एक कलम और हफ्तुम जमात की दरसी किताब अपने पास रख ले, ताकि क्लास के वक्त सबक के अहम और ज़रूरी नुकात आसानी से अपनी नोटबुक में दर्ज कर सके। तो चलिए बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने को जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, इस तस्वीर में मौजूद जो परिंदे हैं उन परिंदों के नाम लिखे हैं, थोड़ा पढ़िए। जी हाँ, देखिए ये कौन सा परिंदा है? हाँ बिल्कुल, ये चिड़िया है। ओके, और उसी तरह ये कौन सा परिंदा है? इस परिंदे का नाम बताइए। हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये कबूतर है। अच्छा ठीक है, तो ये इस परिंदे का नाम क्या है? हाँ, इस परिंदे का नाम मुर्गी। और ये परिंदा कौन सा है? इस परिंदे का नाम मुर्गा है। जी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। सब परिंदों की जानकारी तो बहुत अच्छी तरह रखते हैं आप सब लोग। अच्छा बताओ, तो ये कौन सा परिंदा है? जी हाँ, तो आप सब लोग इसको देखते रहते हैं ना। इस परिंदे का नाम कौवा है। हाँ बिल्कुल। और उसी तरह तो बताइए, ये परिंदे का नाम क्या है? हाँ बिल्कुल, ये परिंदा मोर है, जो हमारा कौमी परिंदा कहलाता है, यानी कि नेशनल बर्ड है। सब लोग परिंदों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं। तो चलिए बच्चों, तो अब आप सब लोग इन परिंदों के नाम तो जानते हैं, तो अब इन परिंदों के लिहाज से आप लोगों को क्या करना है? घरों में पालने वाले परिंदों के नाम बताना है। तो आप सब लोगों ने यहाँ पीछे इतने सारे परिंदों के बारे में बताए नाम आप। तो अब हम घरों में कौन कौन से परिंदे पालते हैं? अक्सर तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालते और मुर्गा पालते, और घरों में कुछ आदतें रहती कि कबूतर को भी पालते हैं और उसी के साथ तोते को भी पालने की शौकीन होते हैं। यानी कि हम लोग घरों में इस तरह और बहुत सारे परिंदों को अपने घरों में पालते हैं, जो पालने वाले परिंदे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ कुछ तस्वीर दी गई है। बच्चों क्या आप देख सकते हैं और इसके बारे में बता सकते हैं कि ये तस्वीर क्या आपको क्या बता रही है? यानी तस्वीर से आपके दिल में, दिमाग में क्या सोच आ रहा है? बच्चों देखिए, यहाँ पे एक माँ अपनी बच्चों को, यानी अपने बच्चे को गलती करने पर कुछ कह रही है। तो यानी माँ अपने बच्चों को गलती करने पर क्या करती है? अक्सर माएँ है नहीं, बच्चे कुछ शरारत करे या कुछ गलती करने पर कुछ उनको कहती हैं, तो उसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, क्या कहते हैं हम? जब माँ है ना अपने बच्चों को गलती करने पर उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा डांटने या मारने के बजाय नसीहत करती है, यानी कि उनको समझाती है, कि नसीहत करती है कि दोबारा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है, यानी नसीहत करती है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि आज हम क्या करने वाले हैं? जी हाँ, तो चलिए अजीज़ तलबा व तालबात, आज हम हफ्तुम जमात जो निदाए उर्दू, जो हमारी हफ्तुम जमात की बुक है, किताब है, निदाए उर्दू किताब से, जो उर्दू निसाबी किताब से एक नज़म है, जो मुर्गे असीर की नसीहत नामी नज़म पढ़ने जा रहे हैं। समात फरमाइए, जो नज़म नंबर 3 और सफ़ा नंबर 35 पर मौजूद है। तो बच्चों चलो अपनी अपनी, अब मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक नोटबुक, एक कलम और अपनी हफ्तुम जमात की दरसी किताब निकालने के लिए कहा था। उस दरसी किताब में से नज़म नंबर 3 और सफ़ा नंबर 35 निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए। अरे वाह, वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आज हम एक जो नया नज़म मुर्गे असीर की नसीहत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अच्छा ठीक है, तो हम इस सबक जैसे ही ये नज़म शुरू करते हैं, तो नज़म के कुछ शुरू करने से पहले इस्लाही तदरीस के अहम नुकात को जानना ज़रूरी है। तो हम ये नज़म
पढ़ रहे हैं, इसकी जानकारी हासिल कर रहे हैं, इसके मुतल्लिक कुछ जानकारी लेना है, तो सबसे पहले हम क्या करना है, नज़म की तारीफ मालूमात हासिल करेंगे। नज़म की तारीफ, उसके बाद में शायर पंडित दयाशंकर नसीम का तारुफ भी मालूमात हासिल करेंगे, और उसके बाद में मुश्किल अल्फाज और उनके मानी और मशकी सवालात आएंगे, और उसके बाद में मसनवी की जानकारी, और उसके बाद में मुर्गे असीर की नसीहत नज़म पढ़ेंगे, और फिर उस मुर्गे असीर नसीहत नज़म के अशार की तशरीह करेंगे। अशार की तशरीह के साथ खुलासा, और खुलासे के साथ उसके दरमियान आने वाले मुश्किल अल्फाज के मानी भी हम हासिल करेंगे, उसकी जानकारी हासिल करेंगे। और इन सारे के साथ मशकी सवालात होने के बाद में सरगर्मी मारूजी सवालात को भी हल करेंगे, और आखिर को निज़ाम का थोड़ा इयादा करेंगे, फिर होमवर्क घर का काम ले लेंगे। तो बच्चों समझ गया है कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अहम नुकात। तो चलिए आज हम नज़म की तारीफ मालूम करेंगे। बच्चों आज तो आप लोग पंजुम शशुम में नज़म तो बहुत सारे पढ़ चुके हैं, आज थोड़ा बहुत नज़म के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नज़म यानी अशआर का ऐसा मजमुआ जिसमें ये किसी ख़ास ख्याल को तसलसल से बयान किया जाए, यानी कि कंटिन्यू बयान किया जाता है, यानी मुसलसल रहता है, कोई भी जानकारी अधूरी नहीं रहेगी। और नज़म की लघवी मानी है लड़ी में मोती पुरोने के हैं। जैसे हम एक हार बनाते तो हार में क्या होना है, हर एक तागे के साथ सही तरीके से मोती पुरोना है, उस तरह नज़म में भी नए नए अशार यानी अल्फाजों को मोती की तरह पुरोने के होते हैं। तो इसके मानी है नसर के मुखालिफ मफहूम के होते हैं, और इसमें इन सारी असनाफ को शामिल कर लिया जाता है जो नसर में नहीं है। जैसे कि नज़म के कुछ हिस्से हैं, मसनवी है, देखिए मसनवी है, मरसिया है, कसीदा है, गज़ल है, रुबाई है, नज़म वगैरह, ये सारे के सारे कुछ नज़म के हिस्से हैं। गोया लफ्ज़ नज़म वसी तर मानों में सारी शायरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नज़म के माने सारी शायरी के लिए भी इस नज़म को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बतौर इस्लाह इस लफ्ज़ के मानी किसी ख़ास उन्वान, यानी कि कुछ उन्वान रहना है, सब्जेक्ट रहना है, तरतीब रहना है, यानी कि करेक्ट तरतीब रहना, सिलसिला रहना, और तसलसल के साथ शायरी में इजहार ख्याल के है, यानी कि नज़म के मानी क्या है, सिर्फ अल्फाज लिखना मोती पुराना नहीं, बल्कि उसमें ख़ास उन्वान का रहना है, उसको तरतीब से कहना है, और तसलसल के साथ शायरी में इजहार ख्याल के हैं। नज़म में एक मरकज़ी ख्याल होता है, और यानी कि नज़म एक मरकज़ी ख्याल होता है, उस मरकज़ी ख्याल के तहत नज़म को लिखा जाता है, और मानवी सतह पर इसमें इर्तिका भी ज़रूरी है, और माने के लिहाज से उस नज़म में इर्तिका भी होना ज़रूरी है। तो बच्चों मैं सोचता हूँ कि आपको नज़म की तारीफ मालूम हो गई। तो एक बात याद रखिए, नज़म का लघवी माने ये ज़रूरी है कि लड़ी में मोती पुरोने के है। ठीक है, तो अब हम जो नया तीसरा नज़म पढ़ रहे हैं वो है मुर्गे असीर की नसीहत। मुर्गे असीर की नसीहत ये एक मसनवी है, यानी कि नज़म का एक हिस्सा मसनवी है। तो हम मसनवी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। मसनवी मुस्तहक है मसना के, यानी मसना का मुस्तहक है, जिसके मानी दो दो के हैं, यानी कि मसनवी का मतलब दो दो, यानी दो दो अशार रहते हैं। मसनवी के हर शेर के दोनों मिसरे हम खाफिया होते हैं, यानी कि मसनवी के हर शेर, यानी एक एक शेर रहता नहीं, हर शेर के दोनों मिसरे जो आखिर को मिसरे रहते नहीं, दोनों मिसरे हम खाफिया होते हैं, यानी कि इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते नहीं, उस तरह उर्दू में भी हम खाफिया होते हैं। इसकी एक खूबी ये भी है कि पूरी नज़म मुसलसल होती है, यानी कि यहाँ पर भी मसनवी में ये पूरी मसनवी नज़म मुसलसल होती है, कहीं भी आधे को रुक
रुकते नहीं, जो उसका मरकजी नजरिया रहता है उसको लास्ट तक सुनाया जाता है। यानी कोई एक हिस्सा या पूरी दास्तान या पूरा मंजर या तकरीर या वारदात इसमें मुसलसल बयान की जाती है। कोई भी किस्सा, कोई भी वाक़या, कोई भी दास्तान यहाँ पर अधूरा नहीं रहता। नज़म हो या नज़म की मसनवी में कोई एक वाक़या रहता है तो उसको पूरा किस्सा सुनाया जाता है। तो बच्चों, हम लोग भी जो आज एक नया मसनवी दास्तान सुनाने जा रहे हैं वो है मुर्गे असीर की नसीहत। तो उससे पहले जो मुर्गे असीर की नसीहत जो नज़म को लिखे उस तख्लीक़कार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। शायर का तारुफ जो मुर्गे असीर की नसीहत लिखे वो है पंडित दयाशंकर नसीम। तो इनका नाम था दयाशंकर, शायर का नाम दयाशंकर, और उनका तकल्लुस था, इनके उनको खिताब दिए थे, तकल्लुस क्या था? नसीम। और उनकी पैदाइश कब हुई? 1811 सन ईस्वी में, वो भी लखनऊ में पैदा हुए। यानी कि पंडित दयाशंकर नसीम कहाँ पैदा हुए? 1811 सन ईस्वी में लखनऊ में पैदा हुए। और ये किसके शागिर्द थे? ये मशहूर उर्दू के शागिर्द यानी आतिश उनके शागिर्द थे। और दयाशंकर के वालिद का नाम पंडित गंगा प्रसाद कोल, यानी कि इनके वालिद का नाम क्या था? पंडित गंगा प्रसाद कोल था। और ये जो कोल है ये दयाशंकर के खानदान का नाम था। यानी कोल का नाम कश्मीरी पंडितों को कोल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो पंडित दयाशंकर नसीम नज़म लिखे जो मुर्गे असीर की नसीहत, वो इसी मसनवी से लिया गया है। पंडित दयाशंकर नसीम लिखी हुई एक मशहूर मसनवी है, वो है गुलजारे नसीम। क्या है वो मसनवी का नाम? गुलजारे नसीम। उर्दू की अहम मसनवियों में शुमार की जाती है। तो बच्चों, अब तक आप नज़म किसे कहते हैं, मसनवी किसे कहते हैं और शायर का तारुफ भी जान चुके हैं। तो हम देर करे बगैर अब शुरू कर देंगे। हम क्या है? मुर्गे असीर की नसीहत। चलो बच्चों, सब लोग अपनी दरसी किताब निकाल लीजिए और सफ़ा नंबर 35 निकालो। तो ठीक है, एक मरतबा मैं नज़म को बुलंद ख़्वानी करता हूँ, आप लोग अपनी उंगली रखकर उस नज़म को सुनिए। तो ठीक है बच्चों, सुनिए। एक मुर्ग हुआ असीरे सयाद, दाना था वो ताइर चमनजाद, बोला जब उसने बांधे बाजू, खुलता नहीं किस तमा पे है तू, बेचा तो टके का जानवर हूँ, घर जबा किया तो मश्त पर हूँ, पाला तो मुफरिखत है अंजाम, दाना हो तो मुझसे ले मेरे दाम, बाजू में ना मेरे गिरा बांधे, समझाओ जो पंद उसे गिरे बांधे, सुन कोई हजार कुछ सुनाए, कीजिए वही जो समझ में आए, काबू हो तो कीजिए ना गफलत, आजिज हो तो हारिए ना हिम्मत, आता हूं तो हाथ से ना दीजिए, जाता हूं तो उसका गम ना कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम अब क्या करेंगे? एक एक मिस्र के लिहाज से हम उसकी अशार की तसरीह करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी देखेंगे और उसका खुलासा देखेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप मुश्किल अल्फाज को एक मरतबा नज़र कीजिए। देखिए, पहला है मुर्ग यानी के परिंदा, दूसरा है असीर यानी के गिरफ्तार, तीसरा सयाद यानी के शिकारी, और चौथा बाजू यानी पर, पखोटे, और पांचवा खुलता नहीं यानी के जाहिर नहीं, और 6 तमा यानी के लालच, और 7वां है चमनजात। चमनजात का मतलब है चमन में पैदा होने वाला। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे? मुर्गे असीर की नसीहत का पहला अशार की खुलासा और तशरीह देखेंगे। तो पहला अशार क्या है? एक मुर्ग हुआ असीर सयाद, दाना था वो चमनजात, बोला जब उसने बांधे बाजू, खुलता नहीं किस तमा पे है तो। यानी कि इस अशार में शायर का कहना है कि एक मुर्ग यानी कि जो परिंदा है नी, वो मुर्ग शिकारी के हाथों गिरफ्तार हुआ और
मुर्ग, ये जो मुर्ग है ना गिरफ्तार हुआ, वो मुर्ग शिकारी के हाथों गिरफ्तार होकर, जिसका नाम क्या था, मुर्ग का नाम ताइर है, वो उस चमन का सारी जानकारी उसको हासिल थी। जो गिरफ्तार हुआ था शिकार के हाथों, उसको पूरी चमन की यानी चमन जात पूरी चमन की बेहतरीन जानकारी उसे हासिल थी। इसीलिए वो बहुत ही अक्लमंद था। कौन? ताइर यानी मुर्ग बहुत ही अक्लमंद था, क्योंकि वो परिंदा उसी चमन में पैदा हुआ था। जिस चमन में वो गिरफ्तार हुआ था उस चमन की सारी जानकारी थी, और वो उस चमन का बहुत ही अक्लमंद परिंदा था, और परवरिश भी वही हुई थी। इसीलिए वो क्या बोल रहा था, खुलता नहीं किस तमा पे है तू। यानी जब सयाद शिकारी ने उस परिंदे के बाजू को बांधे तो मुर्ग कहने लगा, जब उसके बाजू को बांधे तो कहने लगा कि तुझे मालूम नहीं है कि किस लालच में तू ये काम कर रहा है। इतना ये पहले मिसरे में पहले अशार में जाहिर है। तो बच्चों पहला अशार की तशरीह और खुलासा मालूम हो गया ना आपको। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरे अशर की तरफ नजरसानी करेंगे। दूसरा अशार क्या है, बेचा तो टके का जानवर हूं, घर जबा किया तो मस्त पर हूं, पाला तो मुफरिकत है अंजाम, दाना हो तो मुझसे ले मेरे दाम। यानी कि बच्चों ये अशार कितने ही बेहतरीन लिखे हैं पंडित दयाशंकर ने। सबसे पहले इसकी तशरीह या खुलासे से पहले हम क्या करेंगे, मुश्किल अल्फाज के मानी देख लेंगे। एक बार नजर कीजिए। टका यानी कि टका एक कदीम जमाने का बहुत ही कम कीमत का सिक्का है। जो पैसे थे पहले, अब सिर्फ रुपयों का माहौल है। पहले जो 1 पैसा 2 पैसा था तो वो टका कहलाता है। अंजाम यानी नतीजा। जुबा गला काटना यानी कि हलाल करना। मस्त यानी कि मुट्ठी भर, मस्त यानी कि मुट्ठी पर। मुफारिकत यानी कि जुदाई, और दाम पैसा यानी कीमत है। तो बच्चों अब हम दूसरे अशार की तशरीह देखेंगे यानी खुलासा देखेंगे। इस शेर में जो है ना, इस अशार में शायर का कहना है कि अगर मुझे यानी कि मुर्ग जो गिरफ्तार हुआ था, अगर मुझे यानी मुझको फरोख्त करे तो, यानी ऐ शिकारी अगर तुम मुझे फरोख्त करो तो वो टके का जानवर हूं, यानी कि बहुत ही कम कीमत वाला जानवर हूं, यानी तुझे बहुत कुछ रकम नहीं मिलेगा। टका यानी कि कदीम जमाने का सिक्का हूं, बहुत कम कीमत का जानवर हूं। और अगर मुर्ग को हलाल किया जाए, अगर तुम मुझे हलाल किया जाए, गला काटे तो हलाल किए तो क्या होगा, सिर्फ मुट्ठी भर का गोश्त हूं, तेरे हाथ में सिर्फ मुट्ठी भर का गोश्त हो जाऊंगा। अगर मुर्ग को पाला तो, अगर तू मुझे पाला तो उसका नतीजा तुझे क्या होता है, मुफारिकत का है, यानी कि जुदाई का। तुझको जुदाई का एहसास होगा कि मैं कितने प्यार से पाला था और उसको जुदा करना है, तो इसका भी ख्याल आएगा और जो बर्दाश्त करना तुझे मुश्किल होगा। इसीलिए अगर कोई भी तेरे पास अक्लमंदी है तो इससे उसकी कीमत ले लेना ही बेहतर है, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये मुर्ग ने सयाद से कहता गया। तो बच्चों दूसरे अशार की खुलासा तशरीह भी समझ में आ गया शायद। यानी कि मुर्ग है अपने बारे में कह रहा है कि अगर तुम मुझे फरोख्त किया, बेचा तो क्या है, सिर्फ टके का जानवर हूं मैं, यानी कि कम कीमत वाला जानवर हूं। अगर तुम मुझे हलाल किया तो मुट्ठी भर का गोश्त हूं, अगर तुम हलाल भी नहीं किया, पाला तो जुदाई का गम सहना पड़ेगा। तो ये सब हाल है। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे हम। तीसरा अशार क्या है, बाजू में ना मेरे गिरे बांधे, समझाओ जो पंद से गिरा बांधे, सुन कोई हजार कुछ सुनाए, कीजिए वही जो समझ में आए। यानी कि चलिए जल्दी से हम मुश्किल अल्फाज देखेंगे और इस अशार की तशरीह यानी खुलासा देखेंगे। मुश्किल अल्फाज पहला है पंद और दूसरा है गिरा, यानी कि गांठ, गिरा बांधे, बाजू को गिरा बांधे नहीं गांठ डालना, और गिरा बांधना यानी कि किसी बात को दीदार रखना। ठीक है बच्चों, तो अब हम अशार की तशरीह देखेंगे। तो ये अशार में क्या कर रहे हैं, इस अशार में शायर का कहना है कि मुर्ग कह रहा है, उसमें क्या कह रहा है, इसके परों यानी जो परों को आपने गांठ बांधे ना, वो गांठ ना बांधे, निकाले और
वो जो नसीहत कर रहा है, मुर्ग शिकारी से नसीहत कर रहा है कि इसे याद रखना तुम कि अगर गांठ बांधे ऐसा क्या तो तुझे मुश्किल जुदाई का सहना पड़ेगा। और साथ ही साथ सुन ले, कोई हजार भी सुनाए, आपको कोई कुछ भी सुनाए उनका मत सुनना, कर वही जो तुझे समझ में आए, यानी कि तुझे जो बेहतर लगे वही करो, किसी और का मत सुनो। ये मुर्गा असीर कह रहा है कि दूसरों की सुनने के बजाय तेरे दिल में जो आ रहा है वो कीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में गया? चलिए अब आगे नेक्स्ट अशार को जाएंगे। नेक्स्ट अशार है, काबू हो तो कीजिए ना गफलत, आजिज हो तो हारिए ना हिम्मत, आता हूं तो हाथ से ना दीजिए, जाता हूं तो उसका गम ना कीजिए। कितने अच्छे अशार है मसनवी के। चलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, मुश्किल अल्फाज को देखेंगे। काबू यानी इख्तियार, गफलत लापरवाही, आजिज यानी मजबूर लाचार, हिम्मत हारना हौसला न हारना। चलिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अशार की तशरीह देखेंगे। ठीक है, तो इस चौथे अशार की तशरीह में क्या है, इस अशार में शायर का कहना है कि मुर्ग कह रहा है अगर इख्तियार हो तो, यानी कि तेरे काबू में हो तो लापरवाही ना करिए, और मजबूर हो तो हौसला मत हारिए। और मुर्ग कह रहा है कि वो अगर हाथ में आ जाए तो उससे जायद हासिल ना करिए, ज्यादा लालच मत करिए, अगर हाथ से चला जाए तो उसका रंज गम ना उठाइए। कितने अच्छे अशार है। तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने ये मुर्ग असीर नसीहत की बहुत सारे अशार की तशरीह, यानी 4 अशार की तशरीह देख लिए। तो अब हम इस अशार को, इस नज़म को आपने कितनी जानकारी हासिल करें, इसके लिहाज से उसके मुताबिक कुछ सवालात है, उन सवालात के जवाब दीजिए। तैयार है बच्चों? अच्छा ठीक है। तो अब पहला सवाल, सयाद ने किसको असीर किया, यानी कि सयाद शिकारी ने किसको असीर यानी गिरफ्त किया। चलिए बताइए। वाह, वेरी गुड, बहुत ही होशियार है। सयाद ने मुर्ग को असीर किया, माशाल्लाह, क्या बेहतरीन जवाब है। चलिए अब दूसरा सवाल क्या है, परिंदे के बाजू किसने बांधे, जो परिंदे के बाजू पर को बांधे ना वो किसने बांधे। वाह, क्या जल्दी जल्दी जवाब दे रहे। जी बिल्कुल सही, परिंदे के बाजू को सयाद ने बांधे, यानी कि शिकारी ने उसको पकड़कर बांधा। वेरी गुड। तो चलिए अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल क्या है, परिंदे ने अपनी कीमत क्या बताई परिंदे ने कीमत, बोलिए। वाह, अरे एक, वाह बिल्कुल सही जवाब। परिंदे ने अपनी कीमत टके का, यानी कि बहुत ही कम कीमत का सिक्का बताई। वेरी गुड। चलिए आखिर और एक सवाल, परिंदे ने सयाद से किस चीज को गिरह से बांधने के लिए कहा, यानी कि परिंदा है नहीं, सयाद से किस चीज को गिरह बांधने से कहा। जी हाँ, वाह वेरी गुड। परिंदे ने सयाद से बाजू को गिरह बांधने के लिए कहा। वेरी गुड। चलिए अब एक जुमले के सवाल जवाब हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, 2 या 3 जुमलों की तरफ जाएंगे। चलो अब 2 या 3 जुमले में ये सब आप लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए। चारों सवालों के जवाब यहाँ पे शामिल है। अच्छा ठीक है, तो चले हम 2 या 3 सवालात में। ओके, अब इन सवालात के जवाब 2 या 3 जुमलों में लिखिए। पहला सवाल, परिंदे ने आजाद होने के लिए सयाद से क्या कहा। देखिए, परिंदा जब शिकारी के हाथ गिरफ्तार हो गया तो आजाद होने की ख्वाहिश रखता है, आजाद होने के लिए क्या कहा। हाँ वेरी गुड, जो आप कह रहे हैं 2-3 जुमले के हैं, तो क्या करना है, आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में इसका जवाब दर्ज करना है। एक मर्तबा जवाब बोलता हूँ, सुन लीजिए। परिंदे ने आजाद होने के लिए सयाद से कहा कि अगर मुझे बेचा तो कम कीमत वाला यानी टके का जानवर हूँ, और जबा किया तो सिर्फ मुट्ठी भर का यानी मुट्ठी भर का गोश्त हासिल होगा। पाला तो आखिरकार तुझे क्या करना पड़ेगा, जुदाई बर्दाश्त करना होगा। इसीलिए मुझे आज़ाद कर दे, तू भी आराम से रह सकता है और मैं भी आराम से रह सकता हूँ। कितना अच्छा है ना जवाब, वेरी गुड। इस जवाब को आप अपनी नोटबुक में दर्ज करना भूलिए मत। तो ठीक है, चलिए अब हम
नेक्स्ट सवाल, यानी के मश्की सवालात हो गए। अब क्या करेंगे, मारूजी सवालात की तरफ नजरसानी करेंगे। मारूजी सवालात में पहला सवाल, नज़म के लग़वी मानी क्या है? जी जी बिल्कुल सही, नज़म की लग़वी मानी लड़ी में मोती पुरोने के हैं, बिल्कुल सही कहा। चलो दूसरा सवाल, मसनवी किसे कहते हैं? समझे ना आप मसनवी के माने? हाँ बिल्कुल, मसनवी मस्तहक है मसना से, यानी कि जिसके मानी क्या है, दो दो के हैं, यानी दो दो अशार। वेरी गुड। अब आखिर और एक सवाल, पंडित दयाशंकर नसीम कहाँ और कब पैदा हुए? तो बताइए बच्चों, इस मुर्गे असीर नसीहत नज़म लिखने वाले शायर कब और कहाँ पैदा हुए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, शाबाश। सन 1811 ईस्वी में, यानी लखनऊ में पैदा हुए। कब? 1811 सन ईस्वी में। और कहाँ? लखनऊ में पैदा हुए। वेरी गुड। तो चलिए बच्चों, आपके मश्की कुछ मश्क हल करना है। इन अल्फाज के अजदाद लिखिए। तो अजदाद यहाँ पे मौजूद है, चलो आप भी, आपको जितना मालूम है जानकारी दीजिए। दाना यानी के अक्लमंद, उसका जिद क्या होता है, अपोजिट? जी हाँ, बेवकूफ, यानी अक्लमंद का अपोजिट बेवकूफ है। और दूसरा अंजाम, अंजाम का अपोजिट क्या है, आगाज। वेरी गुड। और तीसरा है गुलाम, हाँ गुलाम का अपोजिट है आजाद। चौथा क्या है, नहा, नहा का या है। और पांचवा गम, गम का जिद क्या है, खुशी। वाह माशाअल्लाह, बेहतरीन आपके जवाब सुनकर मुझे बहुत खुशी होगी बच्चों। तो अब यहाँ तक आप लोग ने मुर्गे असीर की नसीहत नामी नज़म को बहुत ही अच्छी तरीके से, अच्छे सलीके से बैठ के सुना आप लोग। तो अब हम एक थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क देंगे, घर का काम। वो घर का काम अपने घरों में कीजिए। क्या है घर का काम? इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करो। तो बच्चों अपने जुमलों में इस्तेमाल करेंगे ना, ताकि आपको भी इमला नवेशी आ जाएगा। जी हाँ, पहला है लफ्ज चमन। चमन लफ्ज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करके लिख कर रखिए अपने नोटबुक में। दूसरा है तमा, तमा का मतलब लालच, यानी तमा को, इस लफ्ज को भी अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। और तीसरा है मुफारिकत, मुफारिकत को भी अपने जुमले में इस्तेमाल कीजिए। और चौथा है दाम, दाम लफ्ज को भी अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। और पांचवा है गफलत, गफलत लफ्ज को भी अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए बच्चों, अभी तक आपने मुर्गे असीर की नसीहत जो तीसरी नज़म है हफ्तुम जमात की, उसको यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।